कोलिजन थ्योरी में ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट्स के हैं किस तरीके से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने पर इनके बीच में रिएक्शन होता है। तो अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट आर ब्रोकन डाउन। तो पुराने बॉन्ड जो हैं वो आपके तोड़ दिए जाएंगे एग्जिस्टिंग जो है, और एक नए सीरीज ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्टेंस में आएगा और तब आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑब्वियस है कि जो नए बॉन्ड बनेंगे उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए रिएक्टेंट से, तभी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी आएगी। और रिएक्शन तभी होती है क्योंकि स्टेबिलिटी एक्वायर करनी होती है, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब डिफरेंट रिएक्शंस का जो रेट होता है ये डिफर क्यों करता है? रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स आप आपस में रिएक्ट कराते हो, कोई जल्दी होती है, कोई तेज है, कोई धीमे है, कोई मॉडरेट है। तो ये तीन हमने डिविजन्स पढ़े हैं रिएक्शंस के। इसकी दो वजह हैं। पहला तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सपोज करिए मीथेन आप ले रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 4। HCl में कितना है? 1। तो नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। दूसरा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड से मतलब है जैसे आयनिक बॉन्ड की अलग रिएक्टिविटी होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो रिएक्टिविटी अलग होगी। भाई इनमें टाइम का वेरिएशन आएगा। और आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम चेंज। जितना ज्यादा समय लगेगा, नीचे डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना रेट आपका क्या हो जाएगा? स्लो। तो टाइम हमें कम रखना है अगर रिएक्शन को तेज करना है या किस स्पीड से चलाना है, इसको टाइम फैक्टर को गवर्न करना है। और वो ये दो चीजें करती हैं, नंबर एंड नेचर ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन क्या है कोलिजन के लिए? नेसेसरी कंडीशन आपकी मतलब रिएक्शन के लिए, सॉरी नॉट कोलिजन, रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, देयर शुड बी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब तक कोलाइड नहीं करेंगे तब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं और तब तक आपके नए बॉन्ड आपके नहीं बनेंगे। ठीक है। अब आता है व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है इसको देख लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी है कि आपने सपोज करिए 1 ml रिएक्शन मिक्सर लिया और 1 सेकंड के अंदर, फ्रीक्वेंसी कैसे नापते हैं? पर सेकंड ही नापते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन इन रिएक्शन मिक्सर जितने भी हो रहे हैं 1 ml मिक्सर में 1 सेकंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं। अब कोलिजन्स के बारे में बात करें तो भाई कोलिजन्स फ्रीक्वेंसी में तो हर तरह के कोलिजन्स आ गए। हमको ये चेक करना है कि बताइए कौन से कोलिजन्स आपके बढ़िया होते हैं, कौन से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं, को नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आपको देता हूँ फॉर बाइनरी कोलिजन्स। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ क्या आएगा? कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन मिक्सचर पर ml of the reaction mixture in 1 second is called as collision frequency. बाइनरी कोलिजन्स अगर हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोलिजन्स हो रहे हैं या दो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हो रहे हैं और रिएक्शन इंस्टेंटेनियस है, ये भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि रिएक्शन इंस्टेंटेनियस है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा? इतने कोलिजन्स आपके हो रहे होंगे इस रेंज के बीच में विद इन 1 ml मिक्सचर एंड इन 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। अब देखिए कोलिजन्स आपके दो तरीके के होते हैं, समझिए। जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप पढ़ रहे हैं तो हर तरह के कोलिजन है, लेकिन कोलिजन को हमने दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन है ये दो पार्ट में आपके डिवाइडेड है। नंबर पहला इफेक्टिव कोलिजन। ये क्या करते हैं? ये वाले कोलिजन्स जो हैं ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। अगर कोलिजन दो एटम्स के बीच में इफेक्टिव है तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और दूसरे तरह के कोलिजन होते हैं एबॉर्टिव। तो एबॉर्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? जहां रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट आप नहीं कर पाते। तो खैर हमें जब रिएक्शन चलाना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन्स वो है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं।
और वो एबॉर्टिव कोलिजन वो हैं जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे काम के जो है वो इफेक्टिव कोलिजन है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हम कैसे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के कोलिजन को इफेक्टिव बना पाए? दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, ये कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चाहते हैं प्रोडक्ट बने। तो ये मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करें तो आखिर इनके अंदर ऐसी क्या फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन आप कह सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ये नेसेसरी कंडीशन जो इफेक्टिव कोलिजन की है वो कौन सी है? नंबर पहला, सबसे पहली चीज, इनके अंदर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड पोजेस मिनिमम एनर्जी। तो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर शुड पोजेस मिनिमम एनर्जी। कम से कम इतनी एनर्जी उनके अंदर एक सर्टेन वैल्यू होनी चाहिए कि जब वो कोलाइड करें तो उनके बीच के पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड वहां पे तभी फॉर्म होंगे जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्री होंगे वैलेंस शेल में। और दूसरा, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स should be properly oriented at the time of collision। तो दो फैक्टर यहाँ पे आते हैं, एक तो एनर्जी का कम से कम एक आपकी सर्टेन वैल्यू ऑफ मिनिमम एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीजें यहाँ पे हो गई कि इफेक्टिव कोलिजन अगर यहाँ पे करना है तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो आपकी कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करना है, तभी बात आगे बढ़ेगी। नंबर पहला, मिनिमम एनर्जी, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। कुछ किताबें इसको एनर्जी बैरियर भी कहते हैं कि अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो रिएक्टेंट नहीं होगा, तो आप एनर्जी बैरियर के नाम से भी जानते हैं इस चीज को। तो व्हाट इज दिस मिनिमम एनर्जी, कितनी होनी चाहिए? जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ होते हैं, ऐसी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं इसको, और इसका सिंबलाइजेशन है ETH। कम से कम रिएक्टिंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलाइड करने जा रहे हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जो एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात आप कर लीजिए, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स should be greater than or equal to energy threshold। और दूसरा यहाँ पे ये है कि ओरिएंटेशन फैक्टर। सेकंड जो यहाँ पे आता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन।
ये ओरिएंटेशन फैक्टर है कि मान लेते हैं कि आपने एनर्जी तो बहुत सारी दे दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर दे दी या उससे ज्यादा दे दी, तो भाई कोलिजन तो हो जाना चाहिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तो ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन? तो यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर ये कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए at the time of collision, proper orientation at the time of collision, जिस मोमेंट पे ये कोलाइड कर रहे हैं। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से मतलब ये है कि अगर सपोज दो एटम जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अगर बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनना है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सही हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया और एक मॉलिक्यूल ही लिया, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का ही एक मॉलिक्यूल है, और इसका रिएक्शन आप क्लोरीन से करा रहे हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे ये मान लीजिए एक मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का एक एटम है और एक ही एटम है। अब सपोज करिए ये ऐसे टकरा गए, जब ये इस तरीके से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये टकराएंगे तो एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन एटम से टकरा पाएगा, लेकिन दूसरा वाला तो टकरा ही नहीं पाएगा। भाई ये वाला जो इस तरफ है ये तो टकरा ही नहीं पा रहा इस क्लोरीन से, लेकिन अगर ये इस तरीके से टकराते हैं दोनों हाइड्रोजन, ये H हाइड्रोजन का एटम मान लीजिए प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका, आप कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर कोलिजन है और ये प्रॉपर कोलिजन है। इसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, कोलाइड, ये कोलिजन तो होगा लेकिन एबॉर्टिव हो जाएगा। एबॉर्टिव मतलब ये वापस रिएक्टेंट में ही रह जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो ओरिएंटेशन और मिनिमम एनर्जी बैरियर जो यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे एनर्जी थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सपोज करते हैं कि हमको दी हुई है से 50 जूल, और एनर्जी थ्रेशोल्ड, रिएक्शन अगर करानी है आपको, इफेक्टिव कोलिजन कराना है, तो एनर्जी थ्रेशोल्ड आपको चाहिए से 200 जूल। तो बची हुई एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी है, आपको चाहिए इतनी थ्रेशोल्ड, तो बाकी एनर्जी जो आपको देनी है बाहर से उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ER बोल दिया। तो बाहर से जो हम एनर्जी देते हैं यहाँ से इस गैप को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल कितना है, E है। ये आप कैसे दे सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी आप सप्लाई कर सकते हैं हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, और लाइट के फॉर्म में, और एनी अदर एनर्जी जो वहां पे आप देख सकते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे देखा जाए कि मुझे EA की वैल्यू निकालनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, एनर्जी थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो एनर्जी थ्रेशोल्ड कितना है, 200 है, माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितनी है, 50, तो आंसर हो गया 150 जूल। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपको आना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का। कोई भी दो डेटा आपको दिए होंगे, इवन आप एनर्जी थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं, किस चीज का समय, एनर्जी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू, जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए एनर्जी थ्रेशोल्ड है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है उसमें आप क्या जोड़ दीजिए, बाहर से जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, और ये आपका एनर्जी थ्रेशोल्ड बन जाएगा। तो आपके हाथ में जो एनर्जी सप्लाई करना है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी जब तक आप नहीं दोगे तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इवन आप घर में जैसे LPG जलाते हो तो क्या करते हो, आप लाइटर से या जो भी
मैच स्टिक है उसको आप लाइट करते हैं और वो क्या क्या कर क्या रहे हैं आप एक्टिवेशन एनर्जी तो सप्लाई कर रहे हैं फ्यूल को। कोई भी चीज रिएक्शन कैरी आउट कराने के लिए घर में अगर हम देखें फ्यूल को बर्न करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी जब तक हम प्रोवाइड नहीं करेंगे वो फ्यूल बर्न नहीं होगा। कोई भी फ्यूल हो, इवन कोल हो, लिग्नाइट हो, या फिर लकड़ी पड़ी हो, या फिर एलपीजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, कोई भी चीज जब तक वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप उसे एक्टिवेशन एनर्जी बर्न करने के लिए नहीं देंगे और ये आपके हाथ में है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे हाथ में नहीं होता तो कोई भी चीज अपने आप जल गई होती। तो अब यहाँ पे वापस आते हैं और देखते हैं। देखिए दो फैक्टर आपको बताएं इफेक्टिव कोलिजन के, एनर्जी बैरियर ओरिएंटेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी बैरियर में पहली चीज है ईटीएच, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। और मान लेते हैं एनर्जी थ्रेशोल्ड अगर इतनी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट आपको 140 दी हुई है, तो इसका माइनस करके आप बची हुई एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अभी के लिए इतना आपको जान लीजिए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसी स्पीशी है जिसमें पुराने बॉन्ड भी होते हैं, नए बॉन्ड भी होते हैं। चलिए ये दो फॉर्मूले मैंने क्लियर कर दिया, मैं आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता हूँ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशी है जिसमें कि बोथ नए और पुराने बॉन्ड, ओल्ड एंड न्यू बॉन्ड को एग्जिस्ट। ये क्या है? हाई एनर्जी स्पीशी है क्योंकि भाई दोनों तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है और इसी वजह से अनस्टेबल है। देखिए एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मैंने लिया है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया तो आपने देखा पुराने बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड भी, और नए बॉन्ड जो बने हैं वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा पुराने बॉन्ड आपके टूट जाएंगे और फिर नए वाले बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको बताई है वो ये बताई है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अब हम यहाँ पे ये ग्राफिकली समझते हैं आखिर ये एनर्जी चेंजेस हमारे कैसे हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस एक्सिस पे लिया है एनर्जी और इधर लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो एनर्जी हमने यहाँ पे सबसे पहले आर मार्क किया, आर की एनर्जी कितनी है, आर मींस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी ये लाइन आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे ये रिएक्टेंट क्या हुआ, सबसे पहले ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। आपने देखा कोई भी रिएक्टेंट पहले रिएक्ट करके ये स्पीशी पहले बनती है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपने बनाया जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कितनी होती है, थ्रेशोल्ड के बराबर, आपने देखा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एनर्जी और रिएक्टेंट तो ये रही, आपको यहाँ तक पहुंचना है थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक। तो बैलेंस एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है क्योंकि रिएक्शन हम आगे की तरफ चला रहे हैं, रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ। बैकवर्ड भी होता है अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तब, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको मान के चल रहे हैं, ये वाली एनर्जी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं रिएक्शन इरिवर्सिबल है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। तो आपने देखा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, इसके बाद क्या हुआ, यही प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी, ये रही, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और इन दोनों का डिफरेंस जो है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का, ये आपका क्या कहलाता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी ज्यादा है, ये कम है, तो बची हुई एनर्जी निकल के जाएगी। दैट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा एच हमें मार्क करना है, हमें थ्रेशोल्ड मार्क करना है, हमें एनर्जी और रिएक्टेंट मार्क करनी है, हमें एनर्जी और प्रोडक्ट मार्क करनी है, और हमें एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करनी है। ग्राफ में ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी ग्राफ को मैं आपको दो उसमें दिखाता हूं कि ये देखिए, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, एंडोथर्मिक का। मार्किंग देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं। आपके पास रिएक्टेंट है तो आपने रिएक्टेंट की एनर्जी मार्क कर दी, जिसको ER लिख दिया। आपने इसको कहाँ ले गए, इसको आप ले गए यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो टोटल एनर्जी ग्रीन से आपकी मार्क्ड है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे आए, प्रोडक्ट की एनर्जी आपने मार्क कर दी EP माइनस ER। और ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा H, नेगेटिव एनर्जी रिलीज्ड।
ऐसे ही यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको क्या चेंज करना है भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी कम रखनी है, प्रोडक्ट की ज्यादा रखनी है। एक्सोथर्मिक में तो रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ वाले केस में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, सो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नाउ ये जो है पूरा एक्टिवेट, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड है ग्रीन वाले से जो मार्क्ड है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो टोटल एनर्जी। अब व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी आपका रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपने प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे निकाल ली भाई, ये नीचे से कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इज ईपी। और ये जो डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, दिस इज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है। ये फॉर्मूले मैं नीचे आपको बता चुका हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू ईपी माइनस ईआर होता है, या ये डेल्टा इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की दी हुई है तो आप वो उससे काम करिए, वरना जनरली एंथैल्पी चलता है, एंथैल्पी इज इक्वल टू ईपी माइनस ईआर। और फिर आप एनर्जी थ्रेशोल्ड को एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट ये हमने पढ़ लिया है, और एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो इसको माइनस कर दीजिए थ्रेशोल्ड में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ग्राफ आपके इसमें आते हैं। और अब मैं आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ये सेम ग्राफ है जो हम पीछे इससे पहले वाली स्लाइड में देख रहे थे। आपका रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है। एक रिएक्शन रिवर्सिबल है, एनर्जी चेंजेस। देखिए क्या है, हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोसेस लिखा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी और रिएक्टेंट आपने मार्क कर ली। आपने एक्टिवेशन एनर्जी, अब क्या है, रिएक्शन ना आर से पी की तरफ जा रही है। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो सप्लाई करनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने में, दैट इज कॉल्ड ईए फॉरवर्ड, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आप यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। फिर जब आप यहाँ से प्रोडक्ट पे चले गए, थ्रेशोल्ड आपको पता ही है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की टोटल एनर्जी है। फिर आप प्रोडक्ट पे आ गए, आपने एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मार्क किया, और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपका नेगेटिव है। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन आप चेक करो तो क्या है आपका, अब ये रिएक्टेंट हो गया, जो आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ जाओगे। एक चीज और आप यहाँ ध्यान रखिए कि रिएक्शन विल फॉलो सेम पाथ while moving in forward और backward reaction। जिस रास्ते से आप एनर्जी चेंजेस फॉलो करते हुए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आए थे, उसी रास्ते से आपको वापस जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। रास्ता कब बदलता है? जब आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, और ये हम अगले जो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, उसमें बात करेंगे। तो आपको इसी रास्ते से वापस जाना है। प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो अब आपके पास एनर्जी कितनी है प्रोडक्ट की, ईपी। आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू जब आप सप्लाई करोगे, ये प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और वापस ये रिएक्टेंट की तरफ चल पड़ेगा। अब आपने देखा कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या है, डेल्टा एच है। चाहे अब आप ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड का डिफरेंस देखिए, ईए फॉरवर्ड और ईए बैकवर्ड का डिफरेंस देखिए, तो वो भी तो डेल्टा एच के बराबर है। व्हाट इज ईए फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हाट इज ईए बैकवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर आप यहाँ एंथैल्पी चेंज निकालना चाहते हो, ये फॉर्मूला तो है ही आपके पास, एचपी माइनस एचआर। आप एचपी में से फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दीजिए, आपका डेल्टा एच आ जाएगा। लेकिन यही डेल्टा एच आपका आ जाएगा अगर ईए फॉरवर्ड में से आप ईए बैकवर्ड माइनस करोगे, तो भी एनर्जी डिफरेंस होगी है। तो ये ईए फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना है, हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना है डेल्टा एच निकालने के लिए। और ये क्या है, ये किसे इंटरलेट कर रहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि डेल्टा एच किससे रिलेटेड है, थर्मोडायनेमिक्स से। एक्टिवेशन एनर्जी किससे रिलेटेड है, केमिकल काइनेटिक्स से। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखिए नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे हो गई है, ये मैं लिखा हुआ स्लाइड दिखा देता हूँ आपको कि एनर्जी, द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इफेक्टिव कोलिजन में। द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओरिएंटेशन में रिएक्टिंग स्पीशी मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड एट द टाइम ऑफ कोलिजन एंड नो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स।
इन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन द परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज ग्रेटर, तभी तो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। और स्लो रिएक्शन में क्या इफेक्टिव कोलिजन आपके कम है लेकिन एबॉर्टिव कोलिजन आपके बढ़ जाते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कुछ डेफिनेशन देख लीजिए। एनर्जी बैरियर क्या है? फॉर अ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू बी इफेक्टिव दे शुड पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स। इसमें कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड है। The minimum energy required by reactant molecules to make effective collision. Effective collision के लिए कम से कम जो energy चाहिए। और what is activation energy? The energy supplied in the form of heat or light to transform reactant molecules into activated complex. Reactant molecule को activated complex बनाने के लिए जो energy चाहिए। दो ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, ये एक्टोथर्मिक रिएक्शन का है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लोकेशन या पोजीशन एनर्जी एक्सिस ग्राफ पे आपको देखनी है कि किसको क्या करना है। दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या है? एनर्जी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू एनर्जी एक्टिवेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। और दूसरा ये फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डेल्टा एच अगर आपको निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दे रखी है तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करिएगा, डेल्टा एच आ जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? द हाई एनर्जी एंड अनस्टेबल स्पीशीज, एनर्जी हाई है अनस्टेबल भी है, इन विच बोथ ओल्ड एंड न्यू बॉन्ड कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और अब यहाँ पे आपको बताते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपको ये पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन 1 ml मिक्सचर इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसमें दोनों तरीके के ये कोलिजन है, इफेक्टिव भी है एबॉर्टिव भी है। तो आपको इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से। व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन? ये आप आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में एक टेम्परेचर फैक्टर जो है उसमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं, आरनेस इक्वेशन, उसका ही छोटा सा पार्ट है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव ये कोलिजन इस तरीके का आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन बोर्ड लेवल पे तो नहीं आएगी, आगे आ सकती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बोल्ट्जमैन फैक्टर, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये वैल्यू होती है, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन से उन्हीं कोलिजन पे डिपेंडेंट है जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी की सोर्सेज क्या है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कोलिजन एक्टिवेशन एट रूम टेम्परेचर। वो रिएक्शंस जो रूम टेम्परेचर पे होती हैं वहां एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आती है? एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होती, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिलती है जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो वहां पे कुछ तो एनर्जी जनरेट होगी, हम इलास्टिक कोलिजन तो नहीं मान के चल सकते। तो वो जो एनर्जी जनरेट होती है वो कोलिजन, वो एक्टिवेशन एनर्जी का बराबर होती है, और इसीलिए कुछ रिएक्शंस जो रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट होती हैं वो क्यों होती हैं, आप ये वजह बताएंगे। बिकॉज वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आई, ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, ड्यू टू कोलिजन एक्टिवेशन एट रूम टेम्परेचर। क्या ऐसी भी रिएक्शन है जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है? बिल्कुल होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इस वजह से, या फ्यूजन हो रहा है, फिजन हो रहा है उस वजह, वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, बाहर से कोई एनर्जी तो सप्लाई नहीं कर रहे, ना हम हीट के फॉर्म में कर रहे हैं ना लाइट के फॉर्म में कर रहे हैं, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जीरो। वो अपने आप न्यूक्लियर फिनोमेनन होता है। एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड अंडरगोइंग रप्चर, कितने ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं, इसी के हिसाब से हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि वो बॉन्ड टूट जाए। जब बॉन्ड टूटेंगे पुराने तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे, तभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये बात मैंने यहाँ लिख दी है कि रिएक्शंस अकरिंग एट रूम टेम्परेचर गेट्स ईए ड्यू टू कोलिजन एक्टिवेशन। अब आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर को स्टीयरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल्स ए और बी के कोलाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने देखा एक ए का एटम और एक बी का एटम ही आपस में टकरा पा रहा है। तो पुराने बॉन्ड कैसे टूटेंगे? इनके बीच में बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब पुराने टूटेंगे। हाँ, ये अगर ऐसे टकराएंगे तो पहले तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए बॉन्ड बनेंगे, या दोनों बॉन्ड एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको स्लाइड्स में दिखाता हूँ। ये देखिए, ओरिएंटेशन फैक्टर में आपने नाइट्रोजन के दो एटम्स, मतलब NO2 है,
एक और NO2 है और बन क्या रहा है N2O4 प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन से टकराए। देखिए नाइट्रोजन की टक्कर नाइट्रोजन से हुई, कोलिजन हुआ और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, आप देख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अगर यहाँ पे मान लो इस तरह कोलिजन हुआ होता कि एक नाइट्रोजन का एटम, ये जो ऑक्सीजन एटम आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, ऑक्सीजन एटम से टकरा गया होता, तो क्या यहाँ पे बॉन्ड बनता? नहीं बनता। तो ये कोलिजन तो हुआ बट एबॉर्टिव हो गया यहाँ पे आपका, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर हमने इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दी, सपोज करो एक्टिवेशन एनर्जी 200 जूल है, आपने 300 जूल दे दी, तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसकी एक ही वजह है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे आया इधर और ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ। अब ये देखिए ये टक्कर हुई तो ये हाइड्रोजन किससे टकराया? एक ऑक्सीजन एटम से। दूसरा हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन एटम से टकरा गया, ये पूरा मॉलिक्यूल था। तो यहाँ क्या बन गया? वाटर। लेकिन अगर सपोज करिए टक्कर कुछ ऐसी हुई होती यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन से टकरा रहा है, ये भी इससे, तो वाटर कैसे बनेगा? इससे तो कोई टकराए ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बन पाती है। इसीलिए तो आपने देखा है कि रिएक्शन, अगर सारे कोलिजन आपके इफेक्टिव हो जाते हैं तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन है वो तो तुरंत कंप्लीट हो जाती है, सारी रिएक्शन इंस्टेंटेनियस हो जाती है। तो फिर वहां पे स्लो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन का कंसेप्ट ही नहीं होता। फास्ट रिएक्शन का मतलब इफेक्टिव कोलिजन की परसेंटेज ज्यादा है, स्लो का मतलब एबॉर्टिव कोलिजन की परसेंटेज ज्यादा है, और मॉडरेट है तो दोनों इक्वल रेशियो में। बस यही हम कंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला ग्राफ है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनाया हुआ ग्राफ है। ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे बनाया गया है, एक T डिग्री और एक T+10 डिग्री। यहाँ पे क्या है, T ऊपर था टेम्परेचर, उसमें 10 डिग्री आपने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपको दो चीजें पूछते हैं इस ग्राफ में। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ है जो आपने 11th में भी पढ़ा है, गैसीय स्टेट में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज के बेसिस पे। यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। आपको दो चीजें आनी चाहिए कि शेडेड एरिया ये क्या बता रहा है और यहाँ पे ये पीक ऑफ ग्राफ क्या बताता है। तो पहले मैं T डिग्री वाला ग्राफ समझाता हूँ। ये देखिए, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पहले पहले फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स आपके एनर्जाइज हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, और ये मैक्सिमम पहुंच गई। मैक्सिमम, तो पीक ऑफ ग्राफ क्या बता रहा है? पीक ऑफ ग्राफ बता रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। इसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नाम दिया जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड भी। तो ये मैक्सिमम, तो पीक ऑफ ग्राफ क्या बताता है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और फिर ये ग्राफ क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर एनर्जी बढ़ाते गए, ये फ्रैक्शन फिर कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया और कम होना शुरू हो गया। एक सर्टेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? थ्रेशोल्ड के बराबर भी होगी। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड के बराबर हुई, ये मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगे, टकराने के बाद ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। तो ये जो फ्रैक्शन है, वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ये शेडेड एरिया में बताया गया है, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या उसके बराबर है। और यही वो फ्रैक्शन है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इससे पीछे जो व्हाइट पोर्शन में आप देख रहे हैं, इसमें वो सारे मॉलिक्यूल हैं जो एबॉर्टिव कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और शेडेड एरिया में वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या बराबर है। तो यही आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने क्या किया, तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई कि शेडेड एरिया क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि शेडेड एरिया आपका क्या बता रहा है। शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ molecules having energy equal to or greater than threshold energy।
और दूसरा आपसे ये पूछते हैं कि पीक ऑफ ग्राफ क्या बता रहा है। पीक ऑफ ग्राफ क्या बताता है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ molecules having certain value of kinetic energy, having certain value of kinetic energy। ये ग्राफ हम अभी फैक्टर्स में भी पढ़ेंगे आगे जो टॉपिक है। अब आपने टेम्परेचर क्या कर दिया? T+10 कर दिया। जब आपने टेम्परेचर T+10 किया तो ये देखिए ये ग्राफ जो है ये यहाँ पे फ्रैक्शन तो कम हो गया। आपने देखा जो मैक्सिमम फ्रैक्शन था जो इस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को होल्ड कर रहा था ये क्या हो गया आपका? ये तो कम हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका ये देखिए ये फ्रैक्शन आपका कम हो गया जो इस हायर वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो लेकिन ये फ्रैक्शन गया कहाँ? ये फ्रैक्शन गया कहाँ? ये इधर शिफ्ट हो गया, ये शेडेड एरिया में आ गया। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आप देखिए एनर्जी थ्रेशोल्ड से पहले इतने मॉलिक्यूल्स थे जो ब्लू में आप देख रहे हैं, डॉटेड वाले भी इसमें ऐड हो गए। तो अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो इंक्रीज हो गए। अगर इंक्रीज हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जब आप 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, मेन चीज यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रही है? वो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब जो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ रहा है जिनमें एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी है या ज्यादा एनर्जी है, और यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, पीक ऑफ ग्राफ तो आपका कम हो गया, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस हायर वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, बट द फ्रैक्शन ऑफ molecules having minimum threshold energy or greater will increase, due to which the rate of reaction will increase। तो ये दो बातें यहाँ पे हैं। रेट के बारे में तो हम बात उसमें करेंगे जब फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे।